हाँ जी, तो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देख चुके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देख चुके, रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देख चुके। तो फाइनली अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये नेक्स्ट जो सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन है, दैट इज योर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, योर लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, उनमें से पास होता चलेगा। और जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट पास होता चलेगा, कुछ चीज़ें उसमें से रीअब्जॉर्ब होती चलेंगी, यानी कि माइनस होती चलेंगी, ल्यूमेन से निकल के ब्लड में जाती रहेंगी, और कुछ चीज़ें ल्यूमेन में ऐड होती चलेंगी, यानी कि उनका होता चलेगा सिक्रीशन। तो अब ये फ्लूइड चल रहा है आपकी बाकी के जो पार्ट्स बचे ट्यूब के, और इसमें से कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, यानी कि ये चल रही है आपके जो फिल्ट्रेट बना, उस फिल्ट्रेट की पूरी ट्यूबुलर प्रोसेसिंग। तो अब हमें पढ़ना है ट्यूबुलर प्रोसेसिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर प्रोसेसिंग के नाम पे क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, चलो सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखा था ना, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना था? 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, लेकिन आपको पता है पर डे यूरिन कितना बनता है? यूरिन आउटपुट है 1.5 लीटर पर डे। सर कैसी बात कर रहे हो यार, यहाँ पे बना था कितना? 180 लीटर पर डे, और यहाँ पे कितना? 1.5 लीटर पर डे। फिल्ट्रेट तो बना 180 लीटर और यूरिन बना 1.5 लीटर। बाकी कौन सा चूहा ले गया? नहीं, ये चूहा नहीं ले गया। इससे ये पता चलता है, मैंने आपको बताया था ना कि जब फिल्ट्रेट यहाँ से निकलेगा तो इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसमें से कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी। तो फाइनली ये तो पता चल गया कि बना 180 बोमन स्पेस में, और यूरिन कितना बना? सिर्फ 1.5, यानी कि नेट सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 180 बना और यहाँ पे यूरिन 1.5 लीटर, यानी 180 लीटर का कितना हुआ? ओनली 1%, रफली 1%। तो ये 99% जो फिल्ट्रेट है, 99% फिल्ट्रेट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब रीअब्जॉर्ब हो गया। मतलब जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से पास हो रहा था ना, तो इसमें से 99% फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब हो गया। किसमें? रीअब्जॉर्प्शन हो गया उसका। कहाँ पे? आपके ब्लड में। सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी, जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से पास होगा, हाँ इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ चीज़ों का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों होगा, लेकिन नेट क्या हो रहा है? नेट सब मिला के, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मिला के यहाँ पे सिर्फ 1% यूरिन की फॉर्म में पहुँच रहा है। तो नेट यहाँ पे क्या होने वाला है? नेट रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है ना? हाँ, कुछ चीज़ों का सिक्रेशन भी होगा, लेकिन नेट रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली थी। हाँ भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना? 180 लीटर पर डे, जबकि यूरिन आउटपुट कितना? 1.5 लीटर पर डे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ GFR, यानी कि 99% फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। डिफरेंट सेगमेंट में इस फिल्ट्रेट की प्रोसेसिंग देखते हैं कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, किस अमाउंट में हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, एक्टिवली हो रही हैं, पैसिवली हो रही हैं, वो सब डिफरेंट सेगमेंट्स में बात करेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वेरी फर्स्ट सेगमेंट। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर देखें, सबसे पहले जितने भी इस फिल्ट्रेट में असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमाइनो एसिड, ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये 100% रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। कितने? 100। दे आर 100% reabsorbed. All the essential nutrients like glucose, amino acid, they are 100% reabsorbed. In which part of nephron? Proximal convoluted tubule, the very first part after the Bowman's capsule. ठीक है, अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये जो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, ये एक्टिवली हो रहे हैं या पैसिवली हो रहे हैं? मतलब इनकी रीअब्जॉर्प्शन में क्या कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है? क्या हम ATP लगा रहे हैं, या फिर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना ATP खर्च किए हम इसको रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं? तो माय आंसर इज एक्टिव। हम इनको कैसे रीअब्जॉर्ब करते हैं? एक्टिवली। हमारा खर्चा होता है ना ATP का एक्सपेंडिचर पे, हम इसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि भाई प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 100% न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, इसके अलावा 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी
आपके प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में ही रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा? 70 to 80% ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से सर? जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम। तो ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में हो जाएंगे रीअब्जॉर्ब। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं या पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं? एक्टिवली। कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं? एक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट चलो ठीक है सर, असेंशियल हो गए 100%, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो गया 100%, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो गया 70 to 80%। नेक्स्ट और क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है? और रीअब्जॉर्ब हो रहा है वाटर। कितना वाटर? 70 to 80% ऑफ वाटर इज ऑल्सो रीअब्जॉर्ब्ड इन योर प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, ये जो ट्यूबुलर प्रोसेसिंग है ना जिसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें से जो प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है ना, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है ना, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपके प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में ही हो जाता है। इसका तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। कैसे? अभी से आइडिया हो गया भाई। न्यूट्रिएंट्स 100% रीअब्जॉर्ब हो गए, कहाँ पे हो गए? प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में। बचत है इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80%, वो भी एब्जॉर्ब हो गए किसमें? प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में। बचा था वाटर 70 to 80% वाटर, वो भी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अच्छा अभी और भी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होनी है, आपको बताऊंगा। उनका भी मेजर पार्ट प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि पूरे के पूरे रीनल टिब्यूल में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन विच सेगमेंट? प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, तो चलो हम बात कर रहे थे कि असेंशियल न्यूट्रिएंट 100%, इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80%, एक्टिव। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि 70 to 80% वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा आपके प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में। अच्छा, तो सर ये एक्टिवली या पैसिवली? नाउ इट इज पैसिव। पैसिवली रीअब्जॉर्ब होगा। पैसिवली रीअब्जॉर्ब होगा तो सर बिना एक्सपेंडिचर के, बिना एनर्जी के ये वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कैसे? मतलब इसका डिराइविंग फोर्स क्या है भाई? जब भी किसी चीज़ का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसका डिराइविंग फोर्स क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट होता है या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है ना, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की दो मीडियम्स के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है, तभी वो अपनी एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करता है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी वही है, अभी आपको विजुअलाइज करवाता हूँ। देखो बात ऐसी है ना, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी पता कितनी होती है? इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300। अच्छा, और ये प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, याद है हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कोर्टेक्स में होता है और कौन सा पार्ट मेडुला में होता है ना। प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कौन से पार्ट में? कोर्टेक्स में। और कोर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300। अच्छा, यानी मैं कह दूं कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है इट इज़ आइसोओस्मोटिक विद द कोर्टेक्स। मतलब इसकी इस फिल्ट्रेट की और बाहर बैठे कोर्टेक्स की दोनों की ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल सेम है। हाँ, ऑस्मोलैरिटी तो सेम है। तो फिर एक बात बताओ, एक तो यार आप कह रहे हो ऑस्मोलैरिटी सेम है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वाटर का होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, वाटर यहाँ से जाता है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो भाई जब कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है तो वाटर पैसिवली कैसे मूव कर जाएगा? इसका डिराइविंग फोर्स क्या है? तो देखो होता क्या है ना, आप ये भी तो देखो ना, स्टोरी का दूसरा साइड भी तो देखो। मैंने क्या बोला कि भाई प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स, सबका क्या हो रहा है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। यानी कि ल्यूमेन में से निकल के कहाँ पे जा रहे हैं वो लोग? ब्लड में जा रहे हैं। कोर्टेक्स फिर से होते हुए पेरिटिबुलर कैपिलरी ब्लड में जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की ऑस्मोलैरिटी 300। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ से एक्टिवली हम सोडियम को, पोटेशियम को, क्लोराइड को, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, ये पीसीटी के प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के सेल्स क्या करते हैं? उठा के एक्टिवली पटकते हैं किसमें? कोर्टेक्स में, क्योंकि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। उनको तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से कोई लेना देना नहीं है, एक्टिवली है वो, तो एनर्जी है उनके पास जाने की। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे हैं कहाँ से? ल्यूमेन से कोर्टेक्स में, तो कोर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे 300 से फॉर एग्जांपल 400 हो गई। ऑन द अदर हैंड जो पीसीटी में जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, 300 से मान लो हो जाएगी 200, तो यहाँ पे 400 हो गई, यहाँ पे 200 हो गई।
1 सेकेंड प्लीज़। हाँ, तो यहाँ पे 200 हो गई, यहाँ पे 400 हो गई। हाँ, तो अब ओस्मोलैरिटी का डिफरेंस आ गया, ये वाला हाइपोस्मोलर, ये वाला हाइपर ओस्मोलर। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? फ्रॉम एरिया ऑफ हाइपोस्मोलैरिटी से हाइपर ओस्मोलैरिटी। तो यहाँ से वाटर यहाँ मूव कर जाएगा। तो जैसे ही वाटर मूव करेगा, ये वापस से इसका कॉन्सेंट्रेशन ये कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा, ये वापस से 300 हो जाएगा, जबकि ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, ये भी 400 से वापस 300, दोनों के दोनों वापस 300 हो जाएंगे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि filtrate formed is isotonic with the cortex, that is 300 osmol per liter, but reabsorption of solutes is followed by the reabsorption of water. solute का reabsorption होता है, osmolarity difference आता है, फिर water पीछे उनको follow करता है, फिर वापस से दोनों 300 पे आ जाते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वैसे आइसोओस्मोटिक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। खैर हमें उस टर्म में जाना नहीं है, नीट के लिटरेचर पे कहीं भी ये टर्म नहीं है। तो हमारा मुद्दा क्या है, बस हमें क्या याद रखना है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है? न्यूट्रिएंट 100% रीअब्जॉर्ब होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिवली होते हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिवली होते हैं। 70 to 80% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कैसा होता है? पैसिवली होता है। ठीक है, कैसे होता है? बिकॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज फॉलोड बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या रीअब्जॉर्प्शन खत्म? बस इतना ही रीअब्जॉर्प्शन होता है, कोई और चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता? होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो बात क्या है ना, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ना एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट आपकी बॉडी में एसिड्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है ना, आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो एसिड्स की फैक्ट्री है। ठीक है ना, लगातार कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में एसिड 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 बनता जा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है ना, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी इज अंडर कंटिन्यूस थ्रेट ऑफ एसिडोसिस। हमारी बॉडी को कंटिन्यूस थ्रेट होता है कि हमारी बॉडी में डेवलप हो जाएगा क्या? एसिडोसिस, यानी एक्सेस ऑफ एसिड्स अकोमुलेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। इसका मतलब बॉडी में कोई ना कोई मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का। हाँ, पहले तो वो मैकेनिज्म बताता हूँ। मैकेनिज्म ये होता है ना, छोटा सा, डिटेल में नहीं, बिल्कुल छोटा सा। देखो, एक तो मैकेनिज्म ये है भाई, बॉडी में एसिड्स जनरेट हो रहे हैं। एसिड मतलब H+ आयंस। अच्छा, तो बॉडी इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेगी? मेथड नंबर वन ये है कि ये जो H+ बना, क्यों ना इसको बॉडी में से एक्सक्रीट कर दिया जाए। तो एक्सक्रीशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, दूसरा देखो, आपकी बॉडी का मैंने बताया था कि मैं ये वर्ड कई बार यूज़ करता हूँ क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कली है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन H2CO3-। ठीक है, आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है ये बाइकार्बोनेट आयन। ये क्या है? ये एक बफर मॉलिक्यूल है। बफर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या करता है ना, आपकी बॉडी में जो भी एसिड्स जनरेट हो रहे हैं, यानी कि H+ जनरेट हो रहे हैं, ये क्या करेगा? उन H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। ये क्या करेगा? उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। HCO3- था ना, ये क्या करेगा? इस H+ के साथ कंबाइन हो जाएगा। इस H+ के साथ कंबाइन होके ये बना लेगा H2CO3। ये H2CO3 क्या होगा? H2CO3 ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में? CO2 में और वाटर में। इस CO2 को हम लंग्स के थ्रू एक्सहेल कर देंगे और वाटर, और दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कली है ना, दैट इज योर HCO3-, दैट इज योर बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूल। ये बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूल जब हो रहा होता है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के वक्त, ये वहाँ से फ्रीली फिल्टर हो जाता है। ये भी फिल्टर होके आ जाता है। जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आए, इलेक्ट्रोलाइट्स आए, हमने उनको रीअब्जॉर्ब किया, वैसे ही ये भी वहाँ पे फिल्टर होके आ गया वहाँ से। तो हमें क्या करना है यार? इसको भी रीअब्जॉर्ब करना बनता है, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलाई है। ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। अगर ये बॉडी में नहीं होगा तो बॉडी में एसिड्स का अकुमुलेशन होने लगेगा। ठीक है, तो हमें तो बॉडी का मैकेनिज्म टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, क्या मैकेनिज्म है? एक तो एसिड्स को एज इट इज, जो एसिड्स बन रहे हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट करो। दूसरा, ये जो एल्कली है दैट इज योर बाइकार्बोनेट आयन, इसको रीअब्जॉर्ब करो। ठीक है, तीसरा, जैसे जैसे ये बाइकार्बोनेट आयन इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है CO2 और वाटर में, तो HCO3-
जो ये बाइकार्बोनेट आयंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, जैसे जैसे न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं एसिड्स को ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ठीक है, और जो कुछ अमाउंट इनका फिल्टर हो रहा है उनको तो रीअब्जॉर्ब करना ही है, साथ में क्यों ना कुछ नया न्यू अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस को बनाया जाए। जो बाइकार्बोनेट आयंस एसिड के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो गए उनका अमाउंट को रीप्लेनिश करने के लिए हमें फॉर्मेशन ऑफ HCO3 माइनस भी कर देती है, फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस भी कर देती है बॉडी। ठीक है, हाँ जी। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी इज अंडर कंटिन्यूस थ्रेट ऑफ एसिडोसिस। वाई? क्योंकि हमारी बॉडी लगातार एसिड्स को प्रोड्यूस कर रही है और उस एसिडोसिस से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, एक तो उन एसिड्स को एक्सक्रीट करें किडनी के थ्रू, ठीक है। दूसरा, वो जो बाइकार्बोनेट आयंस फिल्टर होके आ रहे हैं उनको हम रीअब्जॉर्ब करें किडनी में से, ठीक है। तीसरा, हम न्यू बाइकार्बोनेट आयंस का जनरेशन करें और ये काम भी करती है आपकी किडनी, ठीक है। और ये जो काम है ना, ये तीनों काम क्या कर रहे हैं, इनका रोल किस में, इनका रोल है पीएच बैलेंस में। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, जनरेशन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ एसिड्स। ये जो काम है ना, ये जो पीएच मेंटेनेंस की ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये जो 3 काम है, कौन कौन सा भाई? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, बिकॉज इट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कली, देन प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयंस एंड देन एसिड का एक्सक्रीशन। ये जो 3 स्टेप्स हैं, किस चीज़ के स्टेप्स हैं ये? पीएच मेंटेनेंस के। ये स्टेप्स आपके लूप ऑफ हेनले को छोड़ के नेफ्रॉन के हर सेगमेंट में चलता है। पीसीटी में चलेगा, डीसीटी में चलेगा और कलेक्टिंग डक्ट में चलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आपके नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले को छोड़ के हर पार्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो पीएच के मेंटेनेंस में, बॉडी के पीएच बैलेंस में किस पीसीटी का भी रोल है, डीसीटी का भी रोल है, कलेक्टिंग डक्ट का भी रोल है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले का रोल नहीं है। क्वेश्चन भी आ सकता है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज नॉट प्ले एनी रोल इन पीएच बैलेंस और पीएच मेंटेनेंस। 4 ऑप्शन दे देंगे, हाँ भाई पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले। व्हाट शुड बी द आंसर? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। चलो भाई, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पहला काम, सबसे पहले सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेगा 100% बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स by active transport like sodium chloride, potassium, then 70 to 80% of water by the passive transport. Then इसका रोल इन pH मेंटेनेंस क्या है, जो कि इसका भी है, कलेक्टिंग डक्ट का भी है और डीसीटी का भी है। क्या रोल है ये? एक तो रीअब्जॉर्ब कर देगा किसको? बाइकार्बोनेट आयंस को, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयंस। एक्चुअली बात पता क्या है, ये देखो, एनसीईआरटी को साथ साथ फॉलो करके चले। अभी तक हमने क्या देखा? सारे न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब किया, सोडियम को, क्लोराइड को, पोटेशियम को। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, ठीक है। दूसरा, अब इसका रोल आ गया, अच्छा, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया, देन इसका रोल आ गया पीएच बैलेंस में। तो पीएच बैलेंस के रोल में सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन किया, ठीक है। दूसरा रोल क्या है? दूसरा रोल मैंने क्या बोला? प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयन। इस प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयन को आपकी एनसीईआरटी ने पता है कैसे डेजिग्नेट किया है, कैसे शो किया है? इसने शो किया है इस अमोनिया के सिक्रीशन से। कैसे? अमोनिया सिक्रीशन लिखती है आपकी एनसीईआरटी लिख रही है ना अमोनिया सिक्रीशन, इसका मतलब वो बात कर रही है प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयन की। यार ये कैसी खिचड़ी वाली बात कर रहे हो? अमोनिया का सिक्रीशन, एसिड का जनरेशन, ये भी भला कोई लिंक हुआ? ऐसे कैसे एनसीईआरटी कुछ भी बोल देगी? नहीं, मैं आपको उसका रीज़न भी बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है, देखो, पीसीटी में ना जब भी अच्छा, मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ ही बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको सब्सटेंस का नाम नहीं बताऊँगा, ठीक है। मान लो ये एक पीसीटी का एक सेल है, ठीक है। इस पीसीटी के सेल में एक सब्सटेंस होता है एक्स, ठीक है। ये एक्स सब्सटेंस टूटता है। जब ये एक्स सब्सटेंस टूटेगा, इस एक एक्स सब्सटेंस के टूटने से अमोनिया भी, मान लो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। और ये सेल क्या करेगा?
ये जो बाइकार्बोनेट आयन बने, बाइकार्बोनेट आयन को तो ये सेल क्या करेगा, इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में डाल देगा, ठीक है ना, ये होगा जनरेशन। लेकिन इसी के साथ में जब ये बाइकार्बोनेट बना तो साथ में एक अमोनिया का आयन भी बना ना, उस अमोनिया को ये सेल क्या करेगा ना, उस अमोनिया को इस ट्यूबुलर ल्यूमेन में सिक्रीट कर देगा। तो यहाँ पे जब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पे सीक्रेट होगा, इसका मतलब पैरेलली एक बाइकार्बोनेट आयन का एक नया बाइकार्बोनेट आयन बन के आपके ब्लड में गया है, ठीक है ना। तो अमोनिया का सिक्रीशन मतलब न्यू बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी एनसीईआरटी ने लिंक करके बिठाया है। हाँ भाई, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, अमोनिया सिक्रीशन। तो आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अमोनिया का सिक्रीशन होता है, ट्रू फॉल्स? हाँ, यस ट्रू होता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि उस अमोनिया सिक्रीशन का मतलब क्या है और कैसे एनसीईआरटी लिख देती है कि पीसीटी प्लेज रोल इन पीएच बैलेंस, है ना, बाय रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन, बाय सिक्रीटिंग अमोनियम आयन। तो अब आपको पता है ना, मेरे स्टूडेंट्स को पता है। चलो भाई, हाँ भाई, पहला स्टेप हो गया पीएच बैलेंस का, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट आयन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अमोनिया सिक्रीशन। एंड थर्ड स्टेप क्या था, एसिड का एक्सक्रीशन। एसिड मतलब H+ आयन, यानी कि एज इट इज आपके जो किडनी के सेल्स होते हैं भाई, जो H+ आयन है ना, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के वक्त फ्रीली फिल्टर होकर नहीं आते, ठीक है ना, उनको बाद में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से सिक्रीट करके ल्यूमेन में डाला जाता है ना, ठीक है ना। तो एसिड एक्सक्रीशन मतलब H+ सिक्रीशन। तो ये देखो H+ सिक्रीशन। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो पीएच बैलेंस वाला है ना, इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये अमोनियम आयन का सिक्रीशन, H+ का सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन। दिस थ्री थिंग्स हैज टू डू विथ पीएच बैलेंस। पीएच बैलेंस, हाँ जी भाई, बहुत इजी है, ठीक है। चलें अब आगे। चलो, ये बात तो हम कर ही चुके हैं कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अरे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में याद है मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रेजेंट होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, किडनी का स्ट्रक्चर, फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, है ना, तो हम देख रहे थे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। हमने इसके नोमेनक्लेचर्स, हमने इसके नेम से इसका स्ट्रक्चर डिराइव किया था भाई। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, क्यूबॉइडल मतलब शेप ऑफ द सेल्स, ठीक है, और ब्रश बॉर्डर मतलब ऐसे विलाय प्रेजेंट है सेल्स के ऊपर। और मैंने बोला था ये जो विलाय हैं, यानी कि ये जो ब्रश बॉर्डर है, इससे क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब मैं आपको अच्छे से आगे चल के बताऊंगा। आगे हम आ गए तो मतलब सुन लो। मतलब इसका ये है भाई, देखो कोई भी चीज़ होती है ना, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन को जस्टिफाई करता है, या कह लो किसी भी चीज़ का फंक्शन से आप उसके स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्या भाई यार, एक एग्जांपल ऐसे ले लो, अब आप कसाई की दुकान पे जाओगे, कसाई की दुकान पे जाके आपको वो काटने के लिए कोई छुरी और एक खुकरी ये सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप एक बुक शॉप पे जाओ, है ना, एक आप किताबों की दुकान पे जाओ, वहाँ पे आपको कोई खुखरी, कोई काटने के लिए छुरी चाकू नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको सिर्फ उनका वो फंक्शन नहीं है, उनको सिर्फ उठा के वो किताबें बेच देनी है। जबकि अगर आप एक मीट शॉप पे जाते हो, उनको भाई वो काट के फिर आपको उनको सेल करना है। तो वहाँ पे खुकरी, चाकू, छुरी का होना उसके फंक्शन को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। या ये कह लो उनका जो फंक्शन है वो उनके स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर रहा है, इसीलिए उन्होंने वो सब रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे कहने का भाव आप समझ गए, ठीक है ना। हम किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर से उसके फंक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, या उसका फंक्शन से हम उसके स्ट्रक्चर को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। अब भाई प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें क्या होना है, इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होना है चीज़ों का, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होना है तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया हमें इसका हाई सरफेस एरिया चाहिए, और वही हो रहा है। ये जो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर है ना, इस ब्रश बॉर्डर की वजह से सरफेस एरिया बढ़ रहा है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। जस्टिफाइड है, ठीक है। चलो भाई, ये बात हो गई आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। अब आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, बच्चा जानता है। नेक्स्ट पार्ट आएगा लूप ऑफ हेनले,
चलिए लूप ऑफ हेनले की बात कर लेते हैं, साथ साथ में हम एनसीईआरटी का डायग्राम तो फॉलो कर ही रहे हैं ना। चलो लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट होते हैं, याद है ना। ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब, फिर ये इसका असेंडिंग लिम्ब। जो फिल्ट्रेट बना पहले किस में आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लिम्ब की। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में बात। डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू ऑल सोल्यूट्स, इट इज इम्परमिएबल टू ऑल सोल्यूट्स। इसमें ना तो कोई सोल्यूट अंदर आ सकता है, ना ही कोई सोल्यूट बाहर जा सकता है। नो सिक्रीशन, नो रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इट इज एब्सोल्युटली इम्परमिएबल टू ऑल सोल्यूट्स, बट इट इज परमिएबल टू वाटर, यानी कि इसमें होगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा चलो ठीक है, एक्टिव या पैसिव, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यस, तो यार पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर के पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए कोई ना कोई डिराइविंग फोर्स तो होना चाहिए। और वाटर मूव कहाँ करता है, वाटर मूव करता है लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ। और आप ये बोल रहे हो कि जब इस डिसेंडिंग लूप में से फिल्ट्रेट पास हो रहा है तो इसमें से वाटर का हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन, वाटर बाहर मूव कर रहा है ना। इसका मतलब होना हो ये जो अंदर फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी तो कम है, लेकिन मेडुला की ऑस्मोलैरिटी हाई है। सर मेडुला की बोल रहे हो, अरे बताया था ना लूप ऑफ हेनले मेडुला में प्रेजेंट होता है। पीसीटी तो कोटेक्स में, लेकिन लूप ऑफ हेनले मेडुला में। और मेडुला की ऑस्मोलैरिटी भाई कोटेक्स की कितनी थी, 300। फिल्ट्रेट की भी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी भी कितनी थी, 300। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट तो है 300, फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। लेकिन मेडुला में ऑस्मोलैरिटी है 400। मेडुला में केवल ऑस्मोलैरिटी हाई नहीं होती, बल्कि ऑस्मोलैरिटी के ग्रेडियंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स होते हैं मतलब जैसे जैसे जितना डीप आप मेडुला में जाओगे उतनी ही ज़्यादा हाई ऑस्मोलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब अगर यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी है 400, इसके आगे जाओगे तो 600, इससे डीप जाओगे तो 800, इससे डीप जाओगे तो 1000, इससे डीप जाओगे तो 1200 इज मैक्सिमम। बिल्कुल जो टिप ऑफ द मेडुला, बिल्कुल जब एकदम डीप में चले जाओगे तब वहाँ पे सबसे मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी आप काउंटर करोगे कितनी, 1200। तो देखो भाई फिल्ट्रेट पीसीटी से जो यहाँ पे एंटर हुआ वो कितना था, 300, बाहर कितना 400। और वाटर के लिए क्या है, ये परमिएबल, तो पैसिवली वाटर बाहर मूव कर जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 400, लेकिन जैसे ही आगे मूव किया तो 600, फिर ये इसको बैलेंस करने के चक्कर में वाटर निकलेगा, फिर ये 600, उससे आगे जाएगा तो 800। तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, वाटर निकलता जाएगा। दिस इज द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। वेरी इजी। ठीक है, चलिए डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, yes, it is impermeable to all solutes but it is permeable to water, so there is water reabsorption but it is passive due to medullary gradients। ठीक है, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस डिसेंडिंग लिम्ब में से मूव कर रहा है, इसमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और अंदर बैठा फिल्ट्रेट कॉन्सनट्रेट हो रहा है। भाई इस यहाँ पे 300 था, यहाँ पे आया तो 400 हो गया, यहाँ पे आया 600, 800, जब टिप पे पहुँचेगा, टिप पे पहुँचता 1200। यानी कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट डीप इनटू द मेडुला रन कर रहा है, वैसे वैसे उसमें से वाटर जा रहा है और फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले मैं कह दूं कि ये कर देता है आपके फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट, फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। सो इसलिए बोल देते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। ठीक है, बिकॉज फिल्ट्रेट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड एज इट मूव्स डाउन। मैक्सिमम कितना, 1200 ओस्मोल पर लीटर एट द टिप ऑफ द मेडुला। ठीक है, ये हो गई आपके डिसेंडिंग लिम्ब की बात। अब आ जाओ आगे असेंडिंग लिम्ब की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब में ठीक उल्टा होता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब में हुआ था असेंडिंग लिम्ब में उसका ठीक उल्टा होता है। बट डिसेंडिंग लिम्ब में क्या था, डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू सोल्यूट्स बट परमिएबल टू वाटर, और मेडुलरी ग्रेडियंट्स हैं। तो जैसे जैसे सोल्यूट नीचे जाएगा वाटर पैसिवली उसमें से रीअब्जॉर्ब होता चलेगा। लेकिन असेंडिंग लिम्ब में उल्टा, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सोल्यूट्स बट इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, जैसे जब यहाँ पे आते वक्त इस फिल्ट्रेट ने क्या किया था, फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हुआ था। क्यों, क्योंकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही थी।
अब बाहर की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो ये फिल्ट्रेट चाहेगा कि मैं डाइल्यूट होता चलाऊँ, पहले कॉन्सनट्रेट होता चला था, अब मैं डाइल्यूट होता चलूँ। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट आपके असेंडिंग लिम्ब में मूव कर रहा है, इस फिल्ट्रेट को होना है डाइल्यूट, तो ये अपने आप को डाइल्यूट कैसे करेगा? जैसे जैसे इसमें से फिल्ट्रेट ऊपर मूव करेगा, इसमें से सोडियम और क्लोराइड का हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन, और सोडियम और क्लोराइड का अगर रीअब्जॉर्प्शन होता चलेगा तो फिल्ट्रेट में तो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कम होती चलेगी। तो हमने क्या बात की? असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, नो वाटर रीअब्जॉर्प्शन, बट इट इज परमिएबल टू सोल्यूट्स, सो देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स। अब देखो, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ सही है, यहाँ पे जब सोल्यूट, यहाँ पे जब फिल्ट्रेट एंटर हुआ था वो 300 था, लेकिन बाहर मेडुला था 400 से गया था 1200 तक, तो जो फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट भी कितना हो गया था टिप पे 1200। अब ये वापस ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे 400, फिर यहाँ पे 300, तो फिल्ट्रेट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, इसमें से सोडियम और क्लोराइड निकलता जा रहा है, सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता जा रहा है। तो जब ये यहाँ पे वापस कोर्टेक्स में पहुँचेगा तो ये फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो के वापस इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जानी चाहिए? 300। लेकिन डाइल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। इसकी ऑस्मोलैरिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोर्टेक्स 300 है, 300 होनी चाहिए थी, लेकिन 300 की जगह हो जाती है कितनी? 200। 200 कैसे हो गई? उसका रीज़न ये है कि देखो, ऑल्दो दिस असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर सोडियम एंड क्लोराइड यानी कि सोल्यूट्स एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर, अपने ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट की वजह से पैसिवली सोडियम एंड क्लोराइड अंदर से बाहर मूव कर सकते हैं, यानी कि रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं, और ऐसा होता भी है, लेकिन सिर्फ थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब का जो ये थिन सेगमेंट है ना, थिन सेगमेंट, इसमें जो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, दिस वन इज पैसिव। डिराइविंग फोर्स तो आपको पता ही है भाई, मेडुलरी ग्रेडियंट्स हैं वो धीरे धीरे, पहले जब हम मेडुला में एंटर हो रहे थे तो कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम अब मेडुला से कोर्टेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेडुलरी जो ऑस्मोलैरिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूशन होना है। अब वाटर के लिए तो परमिएबल है नहीं, सोल्यूट के लिए परमिएबल है, तो सोल्यूट पैसिवली मूव करेंगे, सोडियम एंड क्लोराइड पैसिवली मूव करेगा। तो ये चीज़ हो रही है थिन सेगमेंट में, यही चीज़ हो सकती है थिक सेगमेंट में भी, लेकिन फिर भी जो असेंडिंग लिम्ब का थिक सेगमेंट है उसमें NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है एक्टिवली, और जब चीज़ें होने लग जाए एक्टिवली, उनको कोई मतलब नहीं रहता ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है या नहीं है, कितना है, वो तो अंधाधुंध अपनी मर्जी से चलेगा, जितनी उतनी पावर है वो अपने ATP को यूटिलाइज करेगा और चीज़ों को उठा के जो उसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वो फेंकेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, भूल जाओ ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को। ठीक है, तो इसलिए इसका जो जब तक ये फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब से पहुंचेगा कोर्टेक्स में, आपके अर्ली पार्ट ऑफ द DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो चुकी होगी? 200। ठीक है, तो क्या मैं कह दूं कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट जो हो रहा है असेंडिंग लिम्ब में, दैट इज सोडियम और क्लोराइड का, दैट इज पैसिव प्लस एक्टिव। पैसिव भी हो रहा है, एक्टिव भी हो रहा है। पैसिव कहाँ पे हो रहा है? थिन असेंडिंग लिम्ब में, और पैसिवली और एक्टिवली कहाँ हो रहा है? थिक असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, और क्योंकि जैसे जैसे फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब में टिप ऑफ द मेडुला से कोर्टेक्स की तरफ मूव कर रहा है, आपका फिल्ट्रेट हो रहा है डाइल्यूट। क्यों डाइल्यूट हो रहा है? क्योंकि ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो मैं बोल दूं असेंडिंग लिम्ब इज अ डाइल्यूटिंग सेगमेंट बिकॉज फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड एज इट मूव्स अपवर्ड। कितना? 200 osmol पर लीटर। एंड दिस फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक। किसके रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक? भाई कोर्टेक्स कितना होता है? 300। ठीक है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब से ये जो फिल्ट्रेट पास होके कोर्टेक्स में पहुंचा, ये कितना है? 200। और कोर्टेक्स कितना है? कोर्टेक्स तो 300 होता है। भाई यहाँ पे कोर्टेक्स 300 था, फिल्ट्रेट कितना था? 300। दोनों के दोनों आइसोस्मोटिक थे। ठीक है, लेकिन जब ये असेंडिंग लिम्ब में से पास होकर कोर्टेक्स में पहुंचा तो ये कितना है? 200। कोर्टेक्स कितना है? 300। तो कोर्टेक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ? हाइपोओस्मोटिक।
और जब ये डिसेंडिंग लिम्ब में से पास हो रहा था तो ये कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा था, टिप पे आके कितना हो गया था 1200। अब देखें तो ये कोर्टेक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, हाइपरटोनिक। ठीक है, चलिए आगे चलें। सर आप बार बार बता रहे हो कि यहाँ पे मेडुलरी ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है, उसके कारण से यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे सोल्यूट का सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे हुआ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हुआ सोल्यूट का डाइल्यूशन। दिस वन इज कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट, दिस वन इज डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द लोब ऑफ हेनले। लेकिन सर ये मेडुलरी ग्रेडियंट्स आए कहाँ से, ये जो मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स हैं ये आए कहाँ से? खैर वो आए कहाँ से और कैसे आए उसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बट उससे फॉर नाउ मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये जो मेडुलरी ग्रेडियंट होता है ना, मेडुलरी ग्रेडियंट, इस मेडुलरी ग्रेडियंट के फॉर्मेशन में दो चीज़ों का हाथ होता है, दो चीज़ों का हाथ होता है। एक तो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दूसरा वासा रेक्टा। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा मिलके जन्म देते हैं किसको? मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स को। और जिस मैकेनिज्म से ये दोनों मिलके, जिस मैकेनिज्म के थ्रू इस मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स को बनाते हैं ना, उस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्या है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये हम देखेंगे। फॉर नाउ ये जो मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स हैं इनको बनाने में दो जनों का रोल है, असेंडिंग लिम्ब एंड वासा रेक्टा। असेंडिंग लिम्ब एंड वासा रेक्टा, और ये दोनों मिलके किस मैकेनिज्म के तहत इस मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स को जनरेट करते हैं? दैट वन इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो क्या मैं कह दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो मैं कह दूं कि इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द मेडुलरी ग्रेडियंट्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सबसे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब क्वेश्चन रिवर्स करो, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन in which part of your nephron minimum reabsorption occurs? That is your ascending limb of loop of Henle, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब आगे जाके क्या आएगा? आगे जाके आएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मैं ऐसे बता देता हूँ कि देखो भैया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को आप सेम मान लो। सेम कैसे मान लो? सेम इस पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू वाटर था लेकिन परमिएबल टू सॉल्यूट्स था। सेम केस विद दी अर्ली पार्ट ऑफ योर डीसीटी। डीसीटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। एक तो अर्ली पार्ट जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले खत्म होती जो पार्ट आया, दैट इज योर अर्ली पार्ट, और उसके बाद वाला लेट पार्ट, देन आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना? हाँ, आपकी एनसीईआरटी में जो भी बातें बताई है ना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नाम पे, वो उन्होंने लेट पार्ट के बारे में बताई हैं। ठीक है, लेकिन अर्ली पार्ट और लेट पार्ट की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। मैं आपको अर्ली पार्ट भी बता रहा हूँ। अर्ली पार्ट पढ़ लेते हैं। अर्ली पार्ट सेम है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप जैसा, उसमें भी अर्ली पार्ट ऑफ योर डीसीटी इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू सॉल्यूट्स। इसलिए एक बात बताओ, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया था कोर्टेक्स में, है ना, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले से फिल्ट्रेट आया था, एंटर किया था किसमें? अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी। इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 200। ये ऑलरेडी हाइपो ऑस्मोलर था और वाटर के लिए तो ये इम्परमिएबल है। लेकिन इसमें से सोल्यूट का होता है रीअब्जॉर्प्शन। कौन से सोल्यूट का? सोडियम का और क्लोराइड का। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। हाँ, इसका मतलब ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स को तो भूल ही जाओ, उसका तो आप कंसेप्ट ही भूल जाओ। तो क्या बात की हमने? अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं हम। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू सोल्यूट्स, सो देर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, और अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी में जो फिल्ट्रेट आया था वो ऑलरेडी कैसा था? हाइपो ऑस्मोटिक। और जैसे ही इसमें से सोडियम एंड क्लोराइड का यानी कि सोल्यूट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो बताओ क्या ये फर्दर डाइल्यूट हो जाएगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी और कम हो जाएगी। इसीलिए अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी को भी डाइल्यूटिंग सेगमेंट कह देते हैं। सो क्या मैं बोल दूं? हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट गेट्स फर्दर डाइल्यूटेड, सो इट इज डाइल्यूटिंग सेगमेंट। इट इज डाइल्यूटिंग सेगमेंट। ठीक है, अच्छा अब आपको एक बात और बता दूं। वैसे एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ना, एनसीईआरटी के डायग्राम में ये जो जितनी भी चीज़ें दी हुई है, जिस भी चीज़ों का सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, ये इन्होंने लेट
डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेबल के हिसाब से दिया, वो भी हम पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी। अच्छा, अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी में हमने देख लिया कि वाटर का कोई रीअब्जॉर्प्शन होगा, इट इज इम्परमेबल टू वाटर, एंड एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड यानी कि सॉल्यूट्स। और पीएच बैलेंस में तो इसका वही सेम रोल रहेगा जो पीसीटी का था, वो बस एक लूप ऑफ हेनले को छोड़ के हम पहले क्लियर कर चुके हैं वो चीज़ें ईच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अर्ली डिस्टल टिब्यूल का भी रोल इन पीएच मेंटेनेंस तो सेम होगा, वही रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट यानी कि अमोनिया का सिक्रीशन एंड एसिड का एक्सक्रीशन, दैट इज योर H+ सिक्रीशन, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी है ना, अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी में एक नई चीज़, इसमें क्या होता है ना, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन तो होता है, लेकिन शर्तिया तौर पे, कंडीशनल, एक शर्त पे होता है। क्या शर्त पे होता है? कैल्शियम बोलता है कि मैं रीअब्जॉर्ब होऊंगा अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी में सिर्फ और सिर्फ पीटीएच हार्मोन की प्रेजेंस में। पीटीएच हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन। सो ये एक कंडीशन पे ही कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता है। वो कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ पीटीएच यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन। तो भाई कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है कैसा? कंडीशनल। किसकी प्रेजेंस में? पैराथायरॉयड हार्मोन। अच्छा, एक्टिव या पैसिव? भले कि ये शर्तिया तौर पे होता है कि हाँ भाई पीटीएच प्रेजेंट होगा मैं तभी रीअब्जॉर्ब होऊंगा, लेकिन एक्टिवली या पैसिवली? एक्टिवली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर लेट डिस्टल टिब्यूल, जिसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने डीसीटी के नाम पे लेट डिस्टल टिब्यूल के बारे में बताया, ठीक है। और मैं आपको अभी से बता दूं कि जो चीज़ इस लेट डिस्टल टिब्यूल में चलेगी, लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में चलेगी, सेम चीज़ चलेगी किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। अगर आपने लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पढ़ लिया मतलब कलेक्टिंग डक्ट पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं लेट डिस्टल टिब्यूल। देखो, जो लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये होते हैं नखरीले, थोड़े नखरे वाले। कैसे नखरे वाले? नखरे वाले ऐसे हैं, ये करते तो दोनों काम है, सोल्यूट का भी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन शर्तिया तौर पे, कंडीशन के साथ। मतलब सोल्यूट के रीअब्जॉर्प्शन के लिए इनकी एक कंडीशन है और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी इनकी एक कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो दोनों काम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। क्या कंडीशन है? पहले सोल्यूट की बात कर लेते हैं। देखो, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी बोलता है कि अगर एल्डोस्टेरोन, जो कि कहाँ से निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड से, सुप्रारीनल ग्लैंड से। अगर एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट होगा तो मैं रीअब्जॉर्प्शन करवाऊंगा किसका? एक तो सोडियम का, ये हमने रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में भी देखा था, ठीक है ना, जब हमने रास सिस्टम पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दूसरा, जब एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट होगा, एक तो मैं रीअब्जॉर्प्शन करूंगा सोडियम का, दूसरा मैं सिक्रीशन करूंगा पोटेशियम का, ठीक है। अच्छा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करेगा एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में, एक्टिवली या पैसिवली? एक्टिवली, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, एक्टिवली या पैसिवली? एक्टिवली। अब ये शर्तिया तौर पे हो रहा है, ये जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का सिक्रीशन लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डीसीटी, इसमें ये जो चीज़ें हैं ये शर्तिया तौर पे हो रही हैं, कंडीशन पे हो रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम या फिर कंडीशनल सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। आगे चलो, अब बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ये बोलता है कि मैं वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करूंगा एक शर्त पे, जब प्रेजेंट होगा एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, जो कि रिलीज होता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच यानी कि इस कंडीशन पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा ऑफ वाटर, होगा कहाँ पे? डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो सर ये जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है ये एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? पैसिव, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा टर्म का खेला है। क्या खेला है? देखो, बात ऐसी है, नो डाउट ये पैसिव है, इसमें एनर्जी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा, लेकिन ऐसा पैसिव डिफ्यूजन जो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू हो, उसे बोल देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब
देखो होगा क्या ना, जब भी एडीएच प्रेजेंट होगा, एडीएच क्या करेगा, नॉर्मली तो लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी वाटर इम्परमिएबल है, सोल्यूट इम्परमिएबल है, ये पर्टिकुलर कंडीशन पे जाके सोल्यूट एंड वाटर परमिएबल होता है। भाई सोल्यूट के लिए तो इसकी कंडीशन क्या है कि एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट हो, और वाटर के लिए क्या कंडीशन है कि एडीएच प्रेजेंट हो। जब एडीएच प्रेजेंट होगा, एडीएच क्या करेगा, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ चैनल्स, वाटर चैनल्स, जिनका नाम है एक्वापोरिन्स। क्या नाम होता है, एक्वापोरिन्स। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन चैनल्स को क्या करेगा ना, जो डीसीटी है, डीसीटी की वॉल में इन चैनल्स को एम्बेड कर देगा, इनकी एम्बेडिंग कर देगा। तो जैसे ही वाटर चैनल्स आ गए इस डीसीटी की वॉल में, तो ये पार्ट हो गया वाटर परमिएबल। वाटर परमिएबल। अब यहाँ से असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले से यहाँ पे जो फिल्ट्रेट एंटर हुआ था वो कैसा था, हाइपोओस्मोटिक। ठीक है, हाइपोओस्मोटिक। और उसके बाद अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी में भाई वाटर का तो रीएब्जॉर्प्शन हुआ नहीं था, लेकिन सोल्यूट का रीएब्जॉर्प्शन हुआ था। तो ये जो हाइपोओस्मोटिक फिल्ट्रेट है, ये फर्दर डाइल्यूट हो गया था, फर्दर डाइल्यूशन हो गया था इसका, और ये एंटर हो गया किसमें, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी में। ठीक है, तो ये जो अंदर का फिल्ट्रेट है ये कैसा है, कोटेक्स के कंपैरिजन में हाइपोओस्मोटिक है, जबकि कोटेक्स कैसा है, कोटेक्स तो 300 है, हाइपरटोनिक है। और जैसे ही इसकी वॉल्स, डीसीटी की वॉल्स हुई वाटर परमिएबल आफ्टर द इंसर्शन और एम्बेडिंग ऑफ एक्वापोरिन चैनल्स, वैसे ही ये जो वाटर है लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो एटीपी का तो कोई खर्चा नहीं है, पैसिवली मूव कर रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि ये कुछ स्पेसिफिक चैनल्स की थ्रू, जिनका नाम है एक्वापोरिन्स, उन चैनल्स के थ्रू मूव करता है। इसलिए इस पैसिव डिफ्यूजन को नाम दे देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसा होगा, फैसिलिटेटेड, कंडीशनल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। सेम विद योर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट भी नखरीला है, वो भी बोलता है हाँ भाई मैं सोल्यूट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करूंगा, लेकिन कंडीशन पे करूंगा। सोल्यूट का तो तब जब प्रेजेंट होगा एल्डोस्टेरोन, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम का सिक्रीशन दोनों एक्टिवली, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे, फैसिलिटेटेड। भाई सीधी सी बात है, जब एडीएच प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट की वॉल्स में भी एक्वापोरिन चैनल्स को की एम्बेडिंग कर देगा, इंसर्शन कर देगा। और जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस कलेक्टिंग डक्ट में मूव कर रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है कि मेडुला में तो क्या प्रेजेंट है, मेडुला में क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स। तो जैसे जैसे वाटर कलेक्टिंग डक्ट में मूव करता जा रहा है, मेडुला में डीप जाता जा रहा है, बाहर जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, वाटर पैसिवली मूव करता जाएगा, कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर मेडुला की तरफ। ये हो गया वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। बट ये रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है थ्रू सम स्पेशल प्रोटीन चैनल्स, जिनका नाम है एक्वापोरिन्स। इसलिए यहाँ पे इसको बोल देंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सो दिस सेगमेंट किसकी बात हो रही है, लेट डिस्टल टिब्यूल की, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एक्टिव बट कंडीशनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। सेम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर but conditional under the influence of ADH, because ADH, this segment become water permeable in the presence of ADH, otherwise it is water impermeable, और इसलिए इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा, पीएच की बात करें, पीएच में जो इसका रोल है पीएच मेंटेनेंस में, वो तो सेम रहेगा, ये तो मैं आपको पीसीटी में ही बता चुका। पीएच में कैसे रोल है इसका, ये करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयन यानी कि अमोनिया सिक्रीशन, देन एक्सक्रीशन ऑफ एसिड यानी कि H+ सिक्रीशन। कलेक्टिंग डक्ट सेम, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। कंडीशनल कैसे, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं एक कंडीशन पे, वो कंडीशन है एल्डोस्टेरोन, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कौन सी कंडीशन ADH, फैसिलिटेटेड बिकॉज इट इज थ्रू सम स्पेशल प्रोटीन चैनल्स दैट इज एक्वापोरिन्स। ठीक है, और पीएच में इसका रोल कैसे होगा, सेम जो पीसीटी में बताया, जो डीसीटी में हुआ वही कलेक्टिंग डक्ट में पहले ही बोल चुका। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयन एंड एसिड एक्सक्रीशन दैट इज योर H+ सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयन को एनसीईआरटी कैसे रिप्रेजेंट करती है, अमोनिया, कैसे इंडिकेट करती है, अमोनिया सिक्रीशन से। रीजन हम देख ही चुके हैं। ठीक है,
अब एक और चीज़, कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट का जो बिल्कुल टर्मिनल पार्ट है ना, बिल्कुल लास्ट पार्ट, उस लास्ट पार्ट में से होता है यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है? यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन। वैसे तो यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट है, हमें इसे एक्सक्रीट करना है, लेकिन होता ही है ना, यूरिया यहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन के साथ, उसमें से कुछ सम पार्ट ऑफ यूरिया यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, रीअब्जॉर्ब होके एंट्री मार देगा किसमें? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एंट्री मारी, फिल्ट्रेट के साथ ऊपर गया, डीसीटी में गया, वापस कलेक्टिंग डक्ट में आया, यहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन फिर से कुछ पार्ट इसका हो गया रीअब्जॉर्ब। फिर ये यहाँ पे एंट्री मारेगा, फिर यहाँ से होता हुआ वापस से कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये पूरी एक साइकिल बन गई, इसको बोल देते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। ठीक है, ये यूरिया साइक्लिंग, इसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। ये यूरिया रिसाइकलिंग क्यों हो रहा है? देखो होता क्या है, जब ये यूरिया की साइकिल चलती रहेगी तो एट एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ यूरिया आपके मेडुला में रहेगा, और ये जो यूरिया आपके मेडुला में रहेगा ये मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स में कंट्रीब्यूशन देगा। यानी आपके मेडुला में ये जो 400, 600, 800, 1000, 1200, ये जितने भी मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स हैं, ये जो ऑस्मोलैरिटी है मेडुला की, इस मेडुला की ऑस्मोलैरिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। डिटेल में तो जब हम ये देखेंगे कि ये मेडुलरी ग्रेडियंट्स का जनरेशन कैसे होता है, ये हम सेपरेट टॉपिक इस पे पढ़ेंगे, उसमें हम देख ही लेंगे। फिलहाल मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके जनरेशन में दो जनों का रोल होता है, एक तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दूसरा वासा रेक्टा। और जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स को जनरेट करते हैं, उस मेथड का नाम है, उस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, साथ ही उसके बारे में थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। वो जो मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट जनरेट हुए बाय द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें रोल प्ले किया किसने? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन इस यूरिया का होता है। ऑस्मोलैरिटी में इस यूरिया का क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी जब डिटेल में देखेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या बात की? कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम द लास्ट पार्ट विच इज पैसिव। ठीक है ना, पैसिवली होगा। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेडुलरी ग्रेडियंट, मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए भाई, अब एक अगली मस्त बात देखो, हमने क्या बात की कि यहाँ से लेके भाई पीसीटी में फिल्ट्रेट आया, पीसीटी में जो फिल्ट्रेट आया वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ था, याद है? पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ था, डिराइविंग फोर्स हम डिस्कस कर चुके। फिर ये फिल्ट्रेट पास हुआ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। डिराइविंग फोर्स की हम बात कर चुके कि भैया ये जो सेगमेंट है ये वाटर परमिएबल सेगमेंट है, और बाहर इसके मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स हैं। जैसे जैसे डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब आप चलते जाओगे, बाहर ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो वाटर पैसिवली मूव करता जाएगा। फिर हम यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आए, यहाँ पे वाटर का कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिर हम अर्ली डीसीटी में आए, अर्ली डीसीटी में वाटर का कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिर हम आए लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो होगा, लेकिन एक कंडीशन पे। वो क्या कंडीशन है? प्रेजेंस ऑफ एडीएच। इसका मतलब, लेकिन इससे पहले का जितना भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है उसमें एडीएच का तो कोई रोल ही नहीं है, वो किसी कंडीशन पे नहीं हो रहा, वो तो हो ही रहा है, वो तो होना ही होना है, ओब्लिगेटरी है। आपकी बॉडी चाहे डिहाइड्रेटेड हो चाहे हाइड्रेटेड हो, यहाँ से लेके इस पार्ट तक जितना भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो होना ही है, वो ओब्लिगेटरी है, वो कंपल्शन है। ठीक है, लेकिन हाँ, इससे बाद का जो भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वो कंडीशनल है, वो कंडीशन पे हो रहा है, कंडीशन के प्रेजेंस ऑफ एडीएच। ठीक है, तो इसलिए इससे पहले का जितना भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ उसको बोल देंगे ओब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद का जो भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ उसे बोल देंगे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसलिए आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो या डिहाइड्रेटेड हो, बॉडी में जो यूरिन बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा या वो डाइल्यूट बनेगा, वो डिसाइड करेगा आपका ये लास्ट लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्योंकि अगर आपकी बॉडी होगी डिहाइड्रेटेड, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के केस में क्या रिलीज होगा? एडीएच। कहाँ से रिलीज होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस। और वो एडीएच क्या करेगा? इन कलेक्टिंग डक्ट और लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी को वाटर परमिएबल कर देगा,
और वाटर का पैसिव डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में जो यूरिन बनना है उस यूरिन को कॉन्सनट्रेटेड बनाना है या उसको डाइल्यूट बनाना है। हमारी बॉडी के वाटर स्टेटस के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन लेवल क्या है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है या प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, ये डिपेंड करेगा ये लास्ट के डीसीटी, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे। क्योंकि इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं उसमें तो ओब्लिगेटरी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो हमने बात की कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले वहाँ पे होता है ओब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, होना ही होना है। डजेंट मैटर बॉडी हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। वहाँ पे कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है ही नहीं, वहाँ पे कोई कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन तो है नहीं कि भाई एडीएच आएगा तो ही रीअब्जॉर्प्शन होगा, और एडीएच आता है तब जब बॉडी होती है डिहाइड्रेटेड, और जब बॉडी होती है प्रॉपरली हाइड्रेटेड तो एडीएच कम हो जाता है तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ऐसा तो कुछ मैकेनिज्म है ही नहीं वहाँ तो होना ही होना है। लेकिन लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बॉडी हाइड्रेटेड है या रीहाइड्रेटेड है उस पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग बॉडी या डाइल्यूट या फिर कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाएगी। अगर बॉडी है प्रॉपरली हाइड्रेटेड तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, एडीएच सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी है डिहाइड्रेटेड तो एडीएच का सिक्रीशन होगा, एडीएच आएगा लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को करेगा वाटर परमिएबल, वाटर का होगा रीअब्जॉर्प्शन दबा के, और यूरिन बनेगा कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और ये मैकेनिज्म तो हम पहली रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में देख चुके थे, जब हमने देखा था कि जब बॉडी होती है डिहाइड्रेटेड तब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तब रास मैकेनिज्म भी ऑपरेट होता है, साथ में ये चीज़ भी होती है। क्या चीज़ होती है, जैसे ही हुआ डिहाइड्रेशन या कह लो ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं हाइपोथैलेमस में, और इनके एक्टिवेट होने से रिलीज होता है एडीएच या कह लो वैसोप्रेसिन। कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या कह लो न्यूरो हाइपोफाइसिस से। ये जाएंगे और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे कहाँ से, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में से, और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा। लेकिन यूरिन भाई उस फिल्ट्रेट में से वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल रहे हैं तो यूरिन क्या होने लगेगा, कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा, यूरिन की वॉल्यूम कम होने लगेगी। लेकिन अगर होगी बॉडी हाइड्रेटेड तो एडीएच का सप्रेशन हो जाएगा, वाटर का सिक्रीशन नहीं होगा, डाइल्यूट यूरिन पास होगा, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसको बोल देंगे डाइयूरेसिस, ठीक है। अब हम एक कंडीशन को लेके चलते हैं। कंडीशन ये है कि आपकी बॉडी में एडीएच इज कंप्लीटली एब्सेंट, ठीक है। एडीएच है ही नहीं, एडीएच एब्सेंट हो गया। अगर एडीएच एब्सेंट हो गया तो क्या होगा, देखो भाई, हाँ भाई, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ था पहले पीसीटी में, लेकिन वो आइसोस्मोटिक था। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बना था वो स्टिल 300 था। देन डिसेंडिंग लिम्ब में से पास हुआ, यहाँ पे आगे फिल्ट्रेट का, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ था, फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई थी, 1200। फिर ये ऊपर गया था, यहाँ से सोल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन हुआ था सोडियम एंड क्लोराइड का, पहले पैसिवली देन एक्टिवली। इस कारण से ये जो फिल्ट्रेट है ये हो गया था हाइपो ऑस्मोटिक। किसके कंपैरिजन में, कोटेक्स के। कोटेक्स 300 है लेकिन फिल्ट्रेट कितना हो गया था, 200। ये पहुंचा अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी। अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी में भी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की तरह वाटर के लिए तो इम्परमिएबल होता है, लेकिन सोल्यूट का होता है सोडियम एंड क्लोराइड का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और उसके कारण से ये जो डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट है इसका हो जाता है फर्दर डाइल्यूशन, और ये फर्दर डाइल्यूट हो जाएगा। फिर ये पहुंचेगा लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी में। लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी में चलो ठीक है, एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट मान के चलते हैं। एल्डोस्टेरोन अगर प्रेजेंट है तो फर्दर सोल्यूट का, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन से ये जो फिल्ट्रेट है ये फर्दर डाइल्यूट हो जाएगा। फिर ये आएगा कलेक्टिंग डक्ट में। फिर इस कलेक्टिंग डक्ट में से फिर से कलेक्टिंग डक्ट भी एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में क्या करेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। और ये जैसे जैसे ये पास हो रहा है, पहले यहाँ पे 200 था, ठीक है, अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी में गया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, फर्दर डाइल्यूशन हो गया। अब एडीएच तो एब्सेंट है लेकिन एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट है, तो सोडियम का फर्दर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फर्दर डाइल्यूशन। कलेक्टिंग डक्ट में आया, एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट है, फर्दर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, तो जो फिल्ट्रेट का हो गया फर्दर डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट होते होते जब ये टिप पे आएगा, मैक्सिमली इसका जो डाइल्यूशन है वो कितना हो पाएगा पता है, जो फिल्ट्रेट बनेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 30 ओस्मोल पर लीटर। 30 to 50 लिख लेना। सो 30 to 50 ओस्मोल पर लीटर इज मैक्सिमली डाइल्यूटेड यूरिन। तो हम मैक्सिमली
कितना कितना यूरिन को कितना डाइल्यूट कर सकते हैं या फिर कितना डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम प्रोड्यूस करते हैं कितना 30 ओस्मोल पर लीटर। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, पहले कंडीशन क्या ली, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एडीएच। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं एडिकेट एडीएच। बॉडी में एडिकेट अमाउंट ऑफ एडीएच प्रेजेंट है। अगर एडिकेट अमाउंट ऑफ एडीएच प्रेजेंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे आया था फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट की ओस्मोलैरिटी कितनी 200। ठीक है। अभी आगे चला अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी में क्या होगा, फर्दर डाइल्यूशन। ठीक है, फर्दर डाइल्यूशन हो गया। देन इसने एंटर किया लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी में। चलो साथ में एल्डोस्टेरोन को प्रेजेंट मान लो। ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम का तो रीएब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन इस टाइम पे एडीएच भी प्रेजेंट है, तो वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, यानी फिल्ट्रेट का होगा कॉन्सेंट्रेशन। ये फिल्ट्रेट फिर पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से तो अगर ये इसने एक बार अगर पास होना शुरू किया, पूरा मेडुला की टिप तक जाएगा और एडीएच की प्रेजेंस है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट वाटर को लेके परमिएबल है। ठीक है। और मेडुला में क्या प्रेजेंट है, ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स 400, 600, 800, 1000, 1200। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे पास हो रहा है, एडिकेट अमाउंट ऑफ एडीएच प्रेजेंट है, फुल्ली परमिएबल है कलेक्टिंग डक्ट वाटर को लेके, तो वाटर पैसिवली यहाँ से मूव करता जाएगा, लो ऑस्मोटिक एरिया से हाई ऑस्मोटिक एरिया की तरफ मूव करता जाएगा, और फाइनली टिप पे जो यूरिन बनेगा उसकी ओस्मोलैरिटी और इसकी ओस्मोलैरिटी बिल्कुल सेम होगी। कितनी होगी, 1200। तो 1200 इज द मैक्सिमली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। हम यूरिन को मैक्सिमली कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो 1200, एंड इट इज़ 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। हम हमारे यूरिन को 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं। 4 टाइम मतलब देखो भाई 4 टाइम हम इसको बोल रहे हैं, जब बोमन स्पेस में फिल्ट्रेट बना था तो उसकी ओस्मोलैरिटी कितनी थी, 300, और जब एडिकेट अमाउंट ऑफ एडीएच प्रेजेंट है तो यहाँ पे टिप पे कितना बना है, 1200। तो जो स्टार्टिंग में बना था फिल्ट्रेट 300, उसके कंपैरिजन में ये 1200 कितना है, 4 टाइम्स। तो इसलिए बोल देते हैं कि ह्यूमन किडनी यूरिन को कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, 4 टाइम्स। ठीक है। तो ये समझाने के बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहूँगा, और उस क्वेश्चन से भी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब बच्चे दिमाग लगाएंगे, बच्चे सोचेंगे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, हाँ भाई पहले पीसीटी और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में तो होता है ऑब्लिगेटरी, वो तो होना ही होना है, बॉडी हाइड्रेटेड हो कि डिहाइड्रेटेड हो। हाँ, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनाएं कि डाइल्यूटेड बनाएं, ये डिपेंड करता है एडीएच पे, और ये यानी कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे, जो कि होता है कहाँ पे, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। तो इसमें पूछा है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, तो इसका आंसर क्यों ना डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट कर दिया जाए। लेकिन आपको मैं एक शौक देने वाला हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा हेनलेज लूप। शौक हुआ, लेकिन क्लियर कर देता हूँ इसका रीज़न ये है, आप देखो मैं बोल रहा हूँ कि भाई लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे जाके वाटर का होता है मतलब यहाँ पे जाके डिसाइड होता है कि वाटर की यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड रखें कि डाइल्यूटेड रखें। क्वेश्चन में यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का बोला है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी में जाएगा, एडीएच की प्रेजेंस होगी, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में पास होगा। कलेक्टिंग डक्ट में जब ये यहाँ से लेके पूरा नीचे टिप तक, मेडुला की टिप तक ये जो पास हो रहा है फिल्ट्रेट, इस दौरान यहाँ से जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, एडीएच प्रेजेंट है, मैंने बात मान ली, लेकिन एडीएच भी क्या कर लेगा, अगर मेरी बात सुनो, अगर ये जो मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स, अगर ये ग्रेडियंट्स ही नहीं होंगे तो एडीएच क्या कर लेगा भाई। जब यहाँ से वाटर पास हो रहा है, जब यहाँ से फिल्ट्रेट पास हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स है कि भैया मेडुला में होते हैं ऑस्मोलैरिटी, मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स, जैसे जैसे मेडुला में डीप जाओगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, और वाटर अपने लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ मूव करता जाएगा, ये ड्राइविंग फोर्स है।
लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो मेडुलरी ग्रेडियंट्स हैं, ये जो मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स हैं, ये ग्रेडियंट किसने बनाए? इस ग्रेडियंट को बनाया था, याद है मैंने बताया था, इनको बनाने में रोल होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इफ देर इज नो लूप ऑफ हेनले व्हाट विल हैपन? यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड, नो यूरिन फॉर्मेशन, ऐसे 3-4 ऑप्शन होंगे। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इस लूप ऑफ हेनले को हटा दूं, ठीक है, मैंने आपसे बात मान ली कि यहाँ पे जो वाटर का इस पार्ट में जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो नहीं हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप कहोगे कोई बात नहीं, जो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये तो होगा ही ना। अरे अरे भाई, जब लूप ऑफ हेनले ही नहीं होगा तो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट्स ही नहीं होंगे, तो ये वाला वाटर रीअब्जॉर्प्शन तो कटा ही कटा, ये वाला वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी कट गया। तो जो यूरिन बनेगा वो बनेगा डाइल्यूटेड, वेरी डाइल्यूट यूरिन बनेगा, ठीक है। इसलिए ये बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में, यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में सबसे मेन हाथ बोला जाता है लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। इसलिए बोल देते हैं लूप ऑफ हेनले, इफ देर इज नो लूप ऑफ हेनले डाइल्यूट यूरिन विल बी फॉर्म्ड। लूप ऑफ हेनले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म्ड बाय मैमल्स। किस पर्सपेक्टिव से बोलते हैं ये आपको समझ आ गया? तो अब इस क्वेश्चन को वापस देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे प्रॉमिस करो आपका आंसर हमेशा लूप ऑफ हेनले रहेगा, ठीक है। चलिए, जो हमने पढ़ा अभी उसको हम एनसीईआरटी में से भी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ भाई, हमने भी ऐसे स्टार्ट किया था जैसे एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, 1 सेकेंड, a comparison of volume of filtrate formed per day, that is 180 liters per day, with that of the urine released, that is 1.5 liter, suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule, यानी कि नेट होना है reabsorption. So this process is called reabsorption, ठीक है। The tubular epithelial cells in the different segments of the nephron perform this either by the active or the passive mechanism. हमने जो भी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन देखा, हमने देखा वो या तो एक्टिवली होगा या पैसिवली होगा, और एक स्पेशल कंडीशन भी है दैट इज फैसिलिटेटेड, ठीक है। अब एनसीईआरटी एग्जांपल देती है साथ में, फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम एटसेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। भाई सारे न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड तो पीसीटी में एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो गए थे, सोडियम पीसीटी में एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हुआ था, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पहले पैसिवली देन एक्टिवली, देन अर्ली पार्ट ऑफ द डीसीटी, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी, दोनों में और कलेक्टिंग डक्ट में सब में एक्टिवली हुआ था। हाँ, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में कंडीशनल हुआ था, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हुआ था, लेकिन हुआ तो एक्टिवली था। देन whereas the nitrogenous wastes are absorbed by passive transport। याद करो, कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूरिया का कुछ पार्ट रीअब्जॉर्ब होता है, और कैसे रीअब्जॉर्ब होता है? पैसिवली। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। इनिशियल सेगमेंट यानी कि पीसीटी और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले की बात कर रही है आपकी एनसीईआरटी। और हमने देखा था वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? पैसिव। पहले वाले में तो पीसीटी में तो आइसोस्मोटिक, देन डिसेंडिंग लिम्ब में वो मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स के कारण से, लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट। तो जो लेट सेगमेंट है वो लेट सेगमेंट, यानी कि लेट सेगमेंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था? एक तो लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि कंडीशनल हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच। हुआ वो भी पैसिवली था, लेकिन वो एक पैसिव का एक स्पेशल केस था, फैसिलिटेटेड। इसलिए एनसीईआरटी लिख रही है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट, इन द लेट सेगमेंट इट इज फैसिलिटेटेड, ठीक है। देन ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेज लाइक H+, K+, अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। यस, पीएच बैलेंस में हमने देखा था कि H+ को सिक्रीट किया जाता है पीसीटी में, डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में, लूप ऑफ हेनले में नहीं किया जाता, क्योंकि लूप ऑफ हेनले का पीएच बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। देन अमोनिया को भी फिल्ट्रेट में सिक्रीट किया जाता है, तो अगेन पीसीटी में भी, डीसीटी में भी, कलेक्टिंग डक्ट में भी। इससे होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ, इसे इट इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयंस। अगेन इट हैज टू डू विद पीएच बैलेंस। देन ऑल्सो
पोटेशियम का सिक्रेशन दिया हुआ है। पोटेशियम का सिक्रेशन कहाँ पे होता है? लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। कैसे? कंडीशनल, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। देन ट्यूबुलर सिक्रेशन इज also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of the ionic and the acid balance. Yes, H प्लस का सिक्रीशन, अमोनिया का सिक्रीशन किस में हेल्प कर रहा है? एसिड बैलेंस में, एसिड बेस बैलेंस में। जबकि पोटेशियम का सिक्रीशन क्या मेंटेन कर रहा है? आयनिक बैलेंस। अब ईच सेगमेंट का फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, बात कर चुके। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ऑल यानी कि 100% एंड 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। PCT also helps to maintain the pH and the ionic balance of the fluid by the selective reabsorption of the by the selective secretion of the H plus ions यानी कि एसिड का एक्सक्रीशन। देन अमोनिया का सिक्रेशन यानी कि जनरेशन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। और इस पीसीटी में होता है क्या? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, लिख लेना मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। देन आता है हेनलेज लूप। हाँ भाई, हेनलेज लूप, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, ये हमने देखा। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई osmolarity of the medullary interstitial fluid along with the vasa recta with the help of a mechanism that is countercurrent mechanism, जो कि हम डिटेल में देखेंगे। वेट, the descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to the electrolytes or solutes. This concentrate the filtrate as it moves down. क्यों? क्योंकि medullary gradients present है osmolarity के। The ascending limb is impermeable to water but allows the transport of the electrolytes actively और passively. by thin ascending limb में passively हुआ था, then thick part of the ascending limb में एक्टिवली हुआ था। इसलिए तो हमारा जो फिल्ट्रेट है वो हाइपोओस्मोटिक हो गया था कोर्टेक्स के कंपैरिजन में। Therefore, the concentrated filtrate pass upward. It gets diluted due to the passage of the electrolytes into the medullary fluid. Then distal convoluted tubule. कंडीशनल, ये कंडीशन डीसीटी के नाम पे आपकी एनसीईआरटी किसकी बात करती है? लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी, तो वो माइंड में रख के ही इसको रीड करना। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल बोले तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम की बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, वाटर की बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच। साथ में लिखते जाना अपनी एनसीईआरटी में। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate ion, selective secretion of hydrogen ion and potassium ion and ammonium to maintain the pH and the sodium potassium balance in blood. But DCT भी तो अर्ली पार्ट हो चाहे लेट पार्ट हो, देन कलेक्टिंग डक्ट हो, एक लूप ऑफ हेनले को छोड़ के सब लोग pH बैलेंस में हेल्प करते हैं। और pH बैलेंस का क्या तरीके हैं? वही सेम हर सेगमेंट में लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है क्या? सिक्रेशन ऑफ H+, सिक्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द cortex of the kidney to the inner part of the medulla. Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. This segment allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium passively, याद रखना passively, to keep up the osmolarity. Allow passage of small amount of urea into the medullary interstitium for what? To keep up the osmolarity. एनसीईआरटी ने भी बताया है कि ये जो यूरिया है ये किस में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है? अपना मेडुलरी ओस्मोलैरिटी में। इट ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+। ठीक है, चलो भाई एनसीईआरटी का डायग्राम फॉलो कर लेना। और कलेक्टिंग डक्ट में ना केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का कंडीशनल सिक्रीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन वो भी होता है। ठीक है ना, मैंने बताया था जो चीज़ आपके लेट पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी में होती है, सेम चीज़ कलेक्टिंग डक्ट में होती है। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है।